हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मौर्य गुरु। मैं हूं आपकी अपनी मनीषा नरूका। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज आप जितने अच्छे से समझेंगे और कवर करेंगे वो आपके लिए पूरी अकाउंटिंग में काम आ जाएंगी। इस क्लास में कोशिश कीजिए हर टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझने की, उसके बारे में हर चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लाई करने की। जितना प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं उतना आप अकाउंटिंग को समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बिजनेस के अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं जो इकोनॉमिक वैल्यूज होती हैं, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती हैं, जहां लेन देन पैसों का होता है या फिर एक श्योरिटी आती है कि पैसा आएगा ही या हमें देना पड़ेगा ही। मतलब हमें सिर्फ हमारी अकाउंटिंग के अंदर हमेशा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से ही होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि हर वो ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती है वो होती है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड कैसे करते हैं, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, लास्ट क्लास आपने पढ़ी होगी तो आप सब समझ ही गए होंगे। आज की क्लास में बस टर्मिनोलॉजीज हमें वो देखनी है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होती क्या है, एसेट्स होती क्या है, लायबिलिटीज होती क्या है, डेटर्स किसे बोलते हैं, क्रेडिटर्स किसे बोलते हैं, एक्सपेंसेस कितने होते हैं, रिवेन्यूज क्या होती है, इनकम क्या है, गेन्स क्या है। बहुत टर्मिनोलॉजीज हैं आपकी अकाउंटिंग के अंदर। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आप इन्हें समझें और जितना अच्छे से आप यहाँ इन चीज़ों को समझेंगे आपकी अकाउंटिंग आगे आपको उतनी ही आसान लगेगी। बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमने शुरुआत की है। बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर मैंने आपको ये तो बता दिया कि पैसों की श्योरिटी या फिर पैसा होना ही चाहिए उस ट्रांजैक्शन में। लास्ट क्लास के अंदर हमने अक्रूवल के बारे में पढ़ा था। अक्रूवल का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन जो हो तो इसी टाइम पीरियड में गई, हो तो आज की डेट में गई, लेकिन अगर डेबिट है तो वो ट्रांजैक्शन बोलती है कि आपको पैसा 6 महीने बाद या साल भर बाद या 2 साल बाद मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें रिकॉर्ड आज ही करनी है, वो भी आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। डायरेक्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन, आपने सामान बेचा और खरीदने वाले ने आपको पैसा दे दिया, डायरेक्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैश की ट्रांजैक्शन हो गई है। वो बिजनेस ट्रांजैक्शन जहां से आपने आज माल ले तो लिया लेकिन पैसा आपने साल भर बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद देखने की बात की, वो भी आपकी होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये मैंने आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस बता दी। आपको करना क्या है, पीडीएफ के अंदर दिए गए कंटेंट को जितना आप अच्छे से पढ़ सके वो पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तैयारी आपको अपनी बहुत जोरों शोरों से रखनी है शुरू से ही, क्योंकि बेसिक्स जितना जल्दी अकाउंटिंग का कवर होता है ना और क्लियर होता है उतनी ही ज़्यादा अकाउंटिंग हमें आराम से समझ में आती है, बहुत ईजी लगती है। इसलिए मैंने आपको बिजनेस ट्रांजैक्शंस के टाइप्स बता दिए हैं। आगे बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर लॉन्ग टर्म सर्विस एंड शॉर्ट टर्म सर्विस का मतलब मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। ओके, लॉन्ग टर्म सर्विस वो सर्विसेज होती हैं जैसे कि नाम से ही पता लगता है, नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो अपने साथ श्योरिटी लाती है लंबे समय तक चलने की, कोई भी ट्रांजैक्शन जो अपने साथ श्योरिटी लाती है लंबे समय तक चलने की, वो होती है आपकी लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन। और कोई भी ट्रांजैक्शन जो अपने साथ श्योरिटी लाती है कुछ कम समय तक चलने की, वो होती है आपकी शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन। एक बेसिक सी बात, वो ट्रांजैक्शन जहां पर गुड्स एक्सचेंज होते हैं वो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मनी, सर्विसेज, सर्विसेज से यहाँ क्या मतलब है? सर्विसेज से इसका मतलब है अर्बन कंपनी किस तरह का गुड्स सेल करते हैं? अर्बन कंपनी सेल करते हैं सर्विसेज। आप कोई वॉशिंग मशीन परचेज करके लाए, वहां से आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मैकेनिक घर पे आता है, वो क्या करने आता है? सर्विसेज। ये होती हैं आपकी सर्विसेज, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स तो आपको समझ में आ गया होगा। गुड्स का मतलब होता है अपने स्टॉक माल जिसमें आप बिजनेस रन कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर और इंपॉर्टेंट है मेजरेबल इन मॉनेटरी वैल्यू, मैंने आपको बताया था। और लास्ट स्टार्टिंग की क्लास से हम यही पढ़ रहे हैं कि वो ट्रांजैक्शन बस जो मॉनेटरी वैल्यू में होती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपको बता दिया गया है। आगे कैश परचेज, लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं।
कंसोलिडेटेड बिजनेस ट्रांजेक्शन, यहाँ इस स्लाइड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आपका आता है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस ट्रांजेक्शन का हमारा इतना कि वो ट्रांजेक्शन जहाँ पैसा आता है या जाता है, या फिर पैसा आने की या जाने की एक श्योरिटी आती है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, हमारा एक प्रिंसिपल था अकाउंटेंसी का, अगर याद है तो आपको, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग एंटिटीज होती हैं। बिजनेस एंटिटी का मतलब होता है, और एंटिटी का मतलब अकाउंटेंसी के अंदर ये होता है कि हर एंटिटी आर्टिफिशियली क्रिएटेड पर्सन या एक लिविंग थिंग, हमें हर किसी की एक अलग बुक मेंटेन करनी है, हर किसी का हमें एक अलग रिकॉर्ड मेंटेन करना है। हम किसी भी ट्रांजैक्शन, किसी भी एंटिटी को दूसरी एंटिटी के साथ मर्ज नहीं कर सकते। हमारी बुक्स रिकॉर्डिंग हमेशा हर एंटिटी की सेपरेट होती है। ये होता है आपका एंटिटी। और यहाँ पर एंटिटी कितने टाइप्स की होती हैं अकाउंटेंसी में? आर्टिफिशियली क्रिएटेड एंटिटीज। आर्टिफिशियली क्रिएटेड एंटिटीज वो एंटिटीज जो हम लीगल पेपर वर्क के थ्रू बनाते हैं, और एग्जाम्पल इसका कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी या कोई भी XYZ एंटिटी जो हमने क्रिएट की है हमारे लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू। लिविंग एंटिटीज का मतलब वो एंटिटीज जो एक बिजनेसमैन होता है, बिजनेस का ऑनर होता है, थर्ड पार्टी होती है, वो होती है आपकी लिविंग एंटिटीज, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात रिवीजन के नाम पे ही कर लेते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर एक चीज और थी, बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ऑनर है या नहीं है, हमें हमारी बुक्स सिर्फ हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेंटेन करनी होती हैं। आप इस तरह से चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ते चलिए, पीछे वाला छोड़ता हुए नहीं चलना है, हमें पूरी अकाउंटेंसी को साथ में लेते हुए चलना है, क्योंकि हर चीज़ पीछे वाली चीज़ से रिलेट करती है। ये रीज़न होता है कि गैप आते ही हम पूरी अकाउंटेंसी ही भूल जाते हैं, ठीक है। हमारे एंटिटी का हो गया बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद। ये आपके एंटिटी के बारे में आ गया। यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब बिजनेसमैन और बिजनेस, वो बिजनेस जो सिर्फ एक ऑनर रन कर रहे हैं, वो होती है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एंटिटीज कितनी होंगी? दो, एक ऑनर और दूसरा बिजनेस। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एंटिटीज कितनी होंगी? जितने पार्टनर्स होंगे और एक बिजनेस, और जितनी भी उसमें थर्ड पार्टी इन्वेस्टेड है या फिर जहां भी हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। ये आपके एंटिटीज के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आपकी टर्म आती है कैपिटल। बिल्कुल, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल के अंदर आपके जितने भी टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैपिटल को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुनने में बहुत ईजी लगता है, वो पैसा जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है वो होती है हमारी कैपिटल। समझ गए आप? ठीक है। क्या वो पैसा सिर्फ बिजनेसमैन का होना चाहिए? क्या वो पैसा सिर्फ हमारा होना चाहिए? नहीं। कैपिटल होती है आपकी तीन टाइप्स की। नंबर 1, वो पैसा जो पार्टनर्स ने मिलके इकट्ठा किया और इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस के एक्सपेंसेस को, बिजनेस के इन्वेस्टमेंट्स को रन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपकी होती है इक्विटी कैपिटल। वो पैसा जो हमने पब्लिक में शेयर्स को इश्यू करते हुए और हर शेयर होल्डर को जितने परसेंट उसने शेयर इश्यू किए हैं वो ऑनरशिप देते हुए हम अपने पास रख लेते हैं, वो पैसा होता है आपका इक्विटी, ठीक है। इक्विटी कैपिटल के बदले में जो भी इंसान हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है वो ऑनरशिप उसकी ले लेता है। सपोज हमने किसी भी कंपनी में 100 शेयर हमने किसी कंपनी के परचेज किए, तो वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का जितना पार्ट 100 शेयर्स होते हैं वो उतनी परसेंट ऑनरशिप इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाती है, ठीक है। लास्ट आपका टाइप होता है डेट कैपिटल। वो कैपिटल जो अपने बिजनेस, कोई भी कंपनी बाहर से उधारी का लेकर के आती है, वो कैपिटल जो हम बाहर से उधारी पे लेकर के आते हैं, चाहे बैंक से, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, चाहे किसी कंपनी से, या XYZ कोई भी प्लेटफॉर्म, वो होती है हमारी डेट कैपिटल, ठीक है। ये होते हैं टाइप्स कैपिटल के। हम
कैपिटल को बैलेंस शीट में हमेशा लायबिलिटी साइड शो किया जाता है, ठीक है, और कैपिटल की तीनों टाइप्स वहां पर अलग अलग शो किए जाते हैं। एक ही कैपिटल हेड के अंदर तीनों टाइप आपको अलग अलग शो किए जाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम देते हैं प्रॉफिट में से कुछ परसेंट शेयर, उनकी परसेंटेज ऑफ ओनरशिप को देखते हुए। डेट कैपिटल पे हमें देना पड़ता है परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, जो जितना भी परसेंट इंटरेस्ट उस लोन के ऊपर बनता है ईयरली वो। इक्विटी शेयर होल्डर को हम प्रॉफिट का पार्ट देते हैं जिसे बोलते हैं डिविडेंड, और डेट को हम देते हैं इंटरेस्ट जिसे इंटरेस्ट ही बोलते हैं, ठीक है, वो भी प्रॉफिट में से ही आपका जाता है। ओके, ये आपका यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, जो भी अभी बताया है वही है, उससे ज्यादा आपको कुछ अलग इसमें नहीं देखने को मिलेगा। ये एक देख लीजिए डे टू डे ऑपरेशंस, अभी बताया था कैपिटल कहाँ काम की जाती है। कैपिटल का काम क्या होता है? कैपिटल का काम होता है बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन संभालना, इन्वेस्टमेंट संभालना। बिजनेस को रन करने के लिए जो भी पैसा हमारे पास है वो होती है हमारी कैपिटल, ठीक है, इसलिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब एक कंपनी को स्टार्ट करने जाते हो, जब आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करने जाते हो, कंपनी होती है आपकी आर्टिफिशियली क्रिएटेड पर्सन। आर्टिफिशियली क्रिएटेड पर्सन, आर्टिफिशियली क्रिएटेड पर्सन का मतलब वो पर्सन जिसे हम लॉ के अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप जब कंपनी क्रिएट करने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको कोर्ट एक पेपर पे सारी की सारी एंट्रीज फिल करवा के अपने स्टैंप लगा करके वो पेपर देता है, वो होता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। एमओए का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ टाइम में बस इतनी ही कैपिटल इश्यू कर सकते हो। मैंने आपको बताया इक्विटी का मतलब वो पैसा जो हम बाहर पब्लिक से लेते हैं शेयर्स इश्यू करके, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर साल आज हमने कंपनी कोई भी खोली और हम हर साल पब्लिक से पैसा लेते रहे, नहीं। एक पर्टिकुलर अमाउंट वहां पर मेंशन होता है आपके एमओए पे, उस अमाउंट से ज्यादा आप कभी भी पैसा पब्लिक से आप ले नहीं सकते। वो होती है आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है, वो होती है आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आपको कैपिटल के छोटे छोटे टाइप, इक्विटी कैपिटल के टाइप, डिबेंचर्स के टाइप आपके सिलेबस में है ही, अभी बस थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आप हर चीज का लगा दीजिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अभी से आपको समझ आनी चाहिए वो आपको समझाई जा ही रही है, ठीक है। कैपिटल के बारे में हो गया। कैपिटल ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कैपिटल के बाद आती है क्योंकि ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से ही डिडक्ट की जाती है, ठीक है। ड्राइंग्स का मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेसमैन या बिजनेस का ऑनर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कंपनी से या बिजनेस से विड्रॉ करता है, वो होती हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं होती हैं, ड्राइंग्स ऑनर का एक्सपेंस होती है, इसलिए उसे हमेशा कैपिटल में से ही डिडक्ट किया जाता है। लेकिन नोट ये हमेशा एक्सपेंसेस में ही की जाती है, ठीक है। वो पैसा जो बिजनेसमैन अपने पर्सनल खर्चे के लिए निकालता है वो होता है आपका ड्राइंग्स, और जिसे हम डिडक्ट कहाँ से करते हैं? हम डिडक्ट करते हैं कैपिटल में से। यहाँ तक आई होप कि आपको सब कुछ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे वो चीजें स्टार्ट हो रही है जो आपके प्रैक्टिकल में बहुत हेल्प करेंगी। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है कैश की। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है कैश की। कैश के बाद हम बनाते हैं अपनी कैपिटल, जो बोरोड होती है या ऑनर के अब कैश होता है वो होती है हमारी कैपिटल, ठीक है। उसके बाद आती है लायबिलिटीज एंड एसेट्स। लायबिलिटीज, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लायबिलिटीज का मतलब वो पैसा जो हमें कुछ टाइम के बाद वापस करना ही पड़ता है। वो पैसा जो हमें कुछ टाइम के बाद वापस करना ही पड़ता है वो होती है हमारी लायबिलिटीज। मतलब हर वो चीज जो बिजनेस के अंदर उधारी पे है वो होती है लायबिलिटीज। यहां पर होते हैं लायबिलिटीज के दो टाइप। लायबिलिटीज के होते हैं दो टाइप। अच्छा, लायबिलिटीज की जरूरत क्यों पड़ी? लायबिलिटीज की जरूरत पड़ी क्यों? लायबिलिटीज की जरूरत सबसे मेन पॉइंट जो है याद रखने का वो ये
कि कोई भी अपने घर पे करोड़ 2 करोड़ लेकर के नहीं बैठा होता। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें बाहर से पैसा लेने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। दूसरा एक पॉइंट जो मेन है वो है टैक्स सेविंग। टैक्सेशन से बचने के लिए हम लायबिलिटीज रखते हैं। थर्ड मेन पॉइंट है कि डिविडेंड हमें ज़्यादा ना पे करना पड़े, इसलिए हम लायबिलिटीज हमेशा बढ़ा करके रखते हैं। ठीक है, हर कंपनी को कुछ % ऑफ डेट मेंटेन करने पड़ते हैं, कुछ % ऑफ ऑनर्स कैपिटल मेंटेन करनी पड़ती है, इसलिए हमें लायबिलिटीज की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। लायबिलिटीज का पैसा हमारे बिजनेस के डेली एक्सपेंसेस रन करने के लिए भी काम आता है, इन्वेस्टमेंट्स में भी काम आता है और बिजनेस की कोई भी ट्रांजेक्शन में भी काम आता है। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पे आते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जिन्हें हमने किसी से गुड्स परचेज किए और हमने बोला कि हम आपको महीने 2 महीने में पैसे दे देंगे। ठीक है, महीने 2 महीने बाद आया दुकानदार कि पैसे वापस करो। हमने कहा भाई साहब 2 महीने और दे दो। ठीक है, बहुत अच्छी रिश्तेदारी थी, उसने 2 महीने और दे दिए। 2 महीने बाद वो फिर आया, हमने कहा भाई साहब बहुत धंधा मंदा चल रहा है, कुछ भी नहीं बिक पा रहा, कोई अच्छी सेल नहीं हो रही है, आप हमें थोड़ा सा टाइम और दे दो। करते 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 अब हो गए 10 महीने। 10 महीने बाद वो आदमी फिर से आया कि भाई साहब अब तो दे दो, नहीं तो मैं कोई लीगल एक्शन लूंगा। आपने फटाफट से लीगल एक्शन का नाम सुनते ही उसको पैसे वापस कर दिए। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट के साथ। वो लायबिलिटीज जिन्हें हम विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर वापस कर देते हैं, वो होती हैं हमारी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, वो लायबिलिटीज जिन्हें हम 1 साल के अंदर अंदर वापस कर देते हैं और खत्म कर देते हैं, वो होती हैं हमारी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, सपोज अब इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं। उसने बोला कि मैं आप पे लीगल एक्शन लूंगा, मेरे पैसे वापस करो, लेकिन आपके पास कुछ था ही नहीं। तो आपने बोला कि भाई साहब मैं नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा सा समय दे दो, रिश्तेदारी की बात है। ठीक है, वो चला गया। करते 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 इन चीज़ों को हो गए 1.5 साल, देखते देखते हो गए इन बातों को 3 साल। अब ये लायबिलिटी हो गई आपकी लॉन्ग टर्म। वो लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर खत्म हो जाती है वो होती है शॉर्ट टर्म, और वो लायबिलिटीज जो 1 साल से ज़्यादा आपके पास रहती हैं वो होती हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है डेट्स, डिबेंचर्स। वो पैसा जो हम पब्लिक से लेते हैं और उस पर कुछ इंटरेस्ट हमें हर साल पे करना ही होता है। लॉन्ग टर्म लोन्स वो पैसा जो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं और कुछ टाइम बाद उसे वापस करने का इंश्योरेंस देते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब होता है वो जो हमारे पास 1 साल से ज़्यादा बिजनेस के अंदर रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का सबसे अच्छा होता है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल का मतलब शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन होते हैं हमारी करंट लायबिलिटी, और लॉन्ग टर्म लोन मैंने आपको बताया कि हमारे पास 1 साल तक रहेगा ही रहेगा, 1 साल से ज़्यादा रहेगा वो लॉन्ग टर्म लोन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि साल कैसे डिनोट करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल्स में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब वो टाइम ड्यूरेशन हमारे बिजनेस की होती है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो हर साल के ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रांजेक्शन मेंटेन करते हैं। इस करंट ईयर में हम प्रीवियस ईयर की कोई ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करते और आने वाले भी किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हो क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होता है, लेकिन आपका ईयर कहाँ से नोटिस किया जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। लायबिलिटीज के बाद होती हैं आपकी करंट एंड नॉन करंट। नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, नॉन करंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। करंट मैंने आपको बताई है, जैसे अकाउंट पेबल। अकाउंट्स पेबल का मतलब वो पैसा जो 1 साल बाद आप वापस कर दोगे, 1 साल के अंदर अंदर आप वापस कर दोगे, वो होता है अकाउंट्स पेबल। और कोई भी शॉर्ट टर्म लोन जो आप 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ कर देते हो वो होता है आपका करंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट का मतलब वो पैसा जो आपके पास 1 साल से ज्यादा रहेगा और 1 साल से ज्यादा टाइम ही आप लगाओगे उसे पे करने में। ठीक है, ये आपके लायबिलिटीज तक हो गया।
करंट एंड नॉन करंट दोनों आपको समझ में आ गई हैं। लायबिलिटीज के अंदर हमें पैसा वापस करना होता है, एसेट्स के अंदर पैसा हमारे पास आता है या वो एसेट हमारी होती ही है। एसेट्स होती हैं आपकी करंट एंड नॉन करंट। नॉन करंट को बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट वो एसेट जो एक साल तक आपके पास होती है और एक साल के बाद उसे हमें खत्म कर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को गुड सेल किए, आपका राइट है कि वो पर्सन आपको विद इन ड्यू टाइम पैसे दे करके जाएगा ही जाएगा, आपका राइट है ये, तो वो आपकी एसेट है। एक साल के अंदर अंदर वो आपको पैसे दे देगा और आप उसका अकाउंट वहीं क्लोज कर दोगे, ठीक है। करंट एसेट को हमें एक साल के अंदर अंदर खत्म करना होता है। अगर हम नहीं खत्म कर पाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं बैड डेट्स में। बैड डेट्स का मतलब पैसा डूब गया, ठीक है। ये होती है अपनी करंट एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट का मतलब, लॉन्ग टर्म एसेट होती है हमारी फिक्स्ड एसेट। जैसे मशीनरी आज हमने परचेज की और जब तक उसकी वैल्यू 0 पे नहीं आ जाती, डेप्रिसिएशन लग के, मशीनरी हमारे बिजनेस में ही रहेगी, ठीक है। हर वो एसेट जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, जिस पे आपका फुल राइट है, जो आप अपने लिए परचेज करते हो, आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, हर वो चीज़ जो आपकी अपनी होती है वो होती है आपकी एसेट। और अगर वो चीज़ आपके पास एक साल से ज़्यादा होती है तो वो आपकी हो जाती है फिक्स्ड एसेट, ठीक है। वो चीज़ अगर आपके पास एक साल से ज़्यादा होती है तो वो होती है आपकी फिक्स्ड एसेट। अगेन फिक्स्ड एसेट और करंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आपको समझ में आ गई है। करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज आपको समझ में आ गई हैं। एक जो इंपॉर्टेंट बात हमने कैपिटल में पढ़ी थी, हमने कैपिटल पढ़ा, कैपिटल क्या होता है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। बैलेंस शीट शो करता है बिजनेस की रियल पिक्चर, वो भी ठीक है। आगे आप ये बताइए, एसेट वो एसेट हमने किसी भी सर्विस के लिए आज पेमेंट कर दिया, ठीक है। हमें एक कार्ड मिल गया उस कंपनी की तरफ से कि आपने आज पेमेंट कर दिया, 15 दिन बाद आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्या ये आपकी एसेट है? बिल्कुल है। मैंने आपको बताया हर वो चीज़ जिस पे आपका राइट है वो होती है आपकी एसेट। आपने पेमेंट कर दिया, उस चीज़ पे आपका राइट है। बहुत छोटा सा एग्जांपल इसका मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज भी लिया जा सकता है। हमें रिचार्ज पहले कराना होता है और उसके बाद 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या ईयर एनुअल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है कंपनी। ये होते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो सर्विसेज जिनके लिए पेमेंट पहले हो जाता है और सर्विसेज बाद में मिलती हैं। ये भी आपकी एसेट है क्योंकि आपका पूरा राइट है उस सर्विस को लेने का। हर वो चीज़ जहां बिजनेस अपना फुली राइट रखता है वो होती है बिजनेस की एसेट, ठीक है। एग्जाम्पल एसेट्स के बहुत सारे हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं कैश। कैश का मतलब वो पैसा जो बिजनेस का अपना है। कैश इक्विवेलेंट्स वो बॉन्ड, वो कूपन्स, वो डिस्काउंट जो हमारे बिजनेस का ही है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक और स्टॉक होता है माल जिसमें हमारा बिजनेस रन करता है, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात यहां से मुझे याद आई। सपोज आपके पास कोई मशीनरी है बिजनेस के अंदर और आपने उस मशीन को बहुत टाइम से यूज नहीं किया, ठीक है। बहुत टाइम से यूज नहीं किया, OLX पे डाला और मशीन सेल कर दी। क्या वो आपको स्टॉक में काउंट किया जाएगा? नहीं। स्टॉक का मतलब या इन्वेंट्री का मतलब वो ट्रांजैक्शन जिसपे बिजनेस डेली डील करता है, जो हमारे बिजनेस के अंदर डेली होती हैं, वो होता है आपका स्टॉक। कभी कभी होने वाली ट्रांजैक्शन आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं, वो आपके स्टॉक के ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं, ठीक है। मशीन को सेल करना आपका ऐड होगा कैपिटल गेन के अंदर। कहाँ ऐड होता है वो? कैपिटल गेन के अंदर, या ये होती है आपके बिजनेस का कैपिटल गेन, ठीक है।
इन्वेंट्री हो गया। इसके बाद है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जहां आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो और आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो आपकी वो शॉर्ट टर्म एसेट या करंट एसेट। ठीक है, इसके बाद है आपके प्रीपेड। प्रीपेड मैंने आपको पहले ही बताया, हर वो चीज जिसके लिए आपने पेमेंट पहले कर दिया और वो सर्विसेज जितने टाइम तक आपने पेमेंट किया है तब तक आपको मिलती ही रहेंगी, ये होती है आपकी प्रीपेड। पोस्टपेड, जहां आप पहले सर्विसेज ले लेते हो और आपको पेमेंट बाद में करना होता है, वो होता है आपका पोस्टपेड। ठीक है, एंड अदर लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का मतलब अगेन करंट एसेट, जो 1 साल से पहले पहले या 6 महीने से पहले पहले हमें खत्म करनी होती हैं। ठीक है, और अगर खत्म नहीं होती हैं तो पैसा डूब गया। नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के एग्जांपल बहुत सारे होते हैं। नंबर 1 बिल्डिंग, जहां पर आप अपने बिजनेस रन करते हो। मशीनरी, जहां से आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हो। और कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मोटर व्हीकल जो आपने बिजनेस के पर्पज से लगाया हुआ है, ये होते हैं आपके फिक्स्ड एसेट के एग्जांपल, जो आपके पास 1 साल से ज्यादा रुकते हैं, जो आपके बिजनेस में 1 साल से ज्यादा रहते हैं, वो होते हैं आपके फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर, बार बार आपको मैं बता रही हूँ, अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यही होता है आपका अकाउंटिंग ईयर। और जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ईयर के लिए बात करता है वो कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिसिटी। इस तरह से आपके प्रिंसिपल रिवाइज होते रहेंगे, जहां जरूरत पड़े वहां उन्हें रिवाइज करते रहिए। इसमें बस यही लिखा हुआ है कि वो एसेट जो आपके बिजनेस में बहुत लंबे समय तक रहती हैं और जो 1 साल से ज्यादा आपके बिजनेस में रहती हैं, वो होती हैं आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट सेम। ओके, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब हर वो चीज जिसे आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो होती है आपकी टेंजिबल। टेंजिबल एसेट के अंदर सारे एग्जांपल आपके टेंजिबल के ही हमने अब तक किए हैं। शॉर्ट टर्म एसेट के अंदर कैश देख सकते हो, डेटर कोई भी वो इंसान जो आपको उधारी पे आपसे माल लेके गया है और कुछ टाइम के बाद आपको पैसे वापस करेगा, वो होते हैं आपके डेटर्स। कौन से होते हैं? कोई भी वो इंसान जो आपसे उधारी पे माल लेकर के गया और कुछ टाइम के बाद आपको आपके पैसे वापस दे देगा। बस एक बात जो आपको याद रखनी है यहां पर वो ये कि वो पैसा आपके पास 1 साल से पहले आ जाना चाहिए। इसका मतलब डेटर्स हमारी होती है करंट एसेट। ठीक है, इसका मतलब डेटर्स हमारी होती है करंट एसेट। ओके, नेक्स्ट आपके पास है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब डेटर्स जहां से हमें पैसा लेना है और 1 साल के अंदर अंदर लेना है। क्रेडिटर्स का मतलब वो चीजें जहां पर हमें पैसा देना है मतलब पैसा गया, मतलब ये हो गई हमारी लायबिलिटी। अगेन डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों ही शॉर्ट टर्म होते हैं, तो आपकी क्रेडिटर्स भी होती है आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, इंटेंजिबल पे आते हैं फिर से। टेंजिबल का मतलब हर वो चीज जिसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, सेल कर सकते हो। इंटेंजिबल में आता है आपका सर्विसेज। सर्विसेज के बाद जो बहुत अच्छा एग्जांपल इंटेंजिबल का होता है वो होती है आपके गुडविल। बिजनेस की गुडविल जिसे टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन एक रेपुटेड नाम होता है मार्केट में। गुडविल मोबाइल्स की बात करें तो एप्पल की अपनी गुडविल है। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे आके बात करें तो ऑडी और मारुति। आप खुद बताइए गुडविल किसकी ज्यादा है? आप टच नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, लेकिन एक ब्रांड नेम जो क्रिएटेड है वो होती है बिजनेस की गुडविल, बिजनेस की रेपुटेशन। उसका ब्रांड नेम कितना हाइक पे है वो होती है हमारी गुडविल। ये भी हमारी एसेट होती है और ये होती है हमारी इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, टेंजिबल के एग्जांपल आपको मैंने बता ही दिए हैं। ये हो गई बात हमारी एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, हर चीज की। ठीक है, यहां तक होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा।
आगे अब स्टार्ट करते हैं हम। बैलेंस शीट का काम आपका हो गया यहाँ तक। बैलेंस शीट के अंदर आती है लायबिलिटीज और कैपिटल, लायबिलिटीज हेड में, और नेक्स्ट हेड में आती हैं आपकी एसेट्स। लायबिलिटीज के अंदर सारी एसेट्स, आपकी कैपिटल, फिर लॉन्ग टर्म और फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। एसेट्स में आपके फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट सब कुछ आ जाता है। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट काम करती है बिजनेस की एक रियल पिक्चर दिखाने का। बैलेंस शीट काम करती है बिजनेस की एक रियल पिक्चर दिखाने का कि बिजनेस के पास कितनी लायबिलिटीज हैं और कितनी एसेट्स हैं, ठीक है। लेकिन एसेट्स और लायबिलिटीज के अलावा बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट अर्न किया जाता है हमारी कॉस्ट के अलावा हमारा कितना प्रॉफिट मार्जिन है गुड्स के सेल होने तक। कॉस्ट और गुड्स के सेल होने तक हमारे पास कितना प्रॉफिट आया, कितना मार्जिन हुआ, और वो पता लगता है हमारे खर्चों से, हमारे एक्सपेंस से, कि एक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, एक सिंगल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम कितना उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। खर्चे स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। आज हमने सोचा कि हमें कोई भी एक माल बनाना है। फॉर एग्जांपल हम एक पेन को बनाने की प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले क्या मार्केट से परचेज करेंगे? प्लास्टिक, मतलब रॉ मटेरियल। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, लेबर को वेजेस देना, मशीनरी ऑपरेट करना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद प्रोडक्ट हमारा पूरा तैयार हो गया, हमारे पास एक फिनिश गुड्स आ गए, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ गया। क्या वो प्रोडक्ट शॉप पे रखते ही बिक जाएगा? नहीं, वहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यानी कि मैनेजमेंट, स्टाफ एंड एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, पैकेजिंग, सारे के सारे एक्सपेंसेस कट करने के बाद सेलिंग प्राइस में से जो हमारे पास प्रॉफिट आता है, जो मार्जिन आता है, वो होता है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया हमने? सारे एक्सपेंसेस का टोटल किया और एक सेलिंग प्राइस फिक्स किया, दोनों का डिफरेंस चेक किया और हमने निकाला हमारा मार्जिन प्रॉफिट का, ठीक है। अब आप आगे देखिए एक्सपेंसेस आपके होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके हमेशा फिक्स रहते हैं, चेंज नहीं होते। आज इस करंट ईयर में हमारे फिक्स्ड हैं, नेक्स्ट ईयर भी ये आपके फिक्स्ड ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होते। ये होते हैं आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो टाइम टू टाइम वेरी करते हैं, यानी कि चेंज होते ही हैं, वो होते हैं आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो कभी चेंज नहीं होते, और वेरिएबल एक्सपेंसेस जो टाइम टू टाइम वेरी करते हैं। उसके बाद हैं आपके ऑपरेशन एक्सपेंसेस। बाद में आप बताइए अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होंगे? अक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब एक्सपेंस तो हो गया, एक्सपेंस तो हो गया इसी साल, लेकिन पेमेंट जाना या आना डिसाइड होगा नेक्स्ट ईयर। मतलब पेमेंट अभी नहीं हुआ लेकिन ट्रांजैक्शन इस साल आपकी हो चुकी है, वो होते हैं आपके अक्रूड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, ये हो गए आपके अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था अक्रूवल कॉन्सेप्ट में। हर वो खर्चा, हर वो ट्रांजैक्शन जो आपकी करंट ईयर में हो रही है लेकिन पैसा आपको नेक्स्ट ईयर देना है या फिर पहले देना था, इस साल हमने खत्म कर दिया, वो होती है आपके अक्रूवल। हमें ट्रांजैक्शन को जब ही नोट करना होता है जिस ईयर में वो हो रही होती है, चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो या कैश ट्रांजैक्शन हो। अक्रूड एक्सपेंसेस के अंदर भी आपको यही है एग्जाम्पल इसके। अक्रूड एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल होता है प्रीपेड, बता दिया। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हमने कहीं से माल परचेज किया और पेमेंट अभी नहीं किया, या कहीं से भी हमने कोई सर्विसेज ली और पेमेंट अभी नहीं किया, ये हो गए हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब हमें इनका पेमेंट कुछ टाइम के बाद करना ही पड़ेगा, पेमेंट तो करना पड़ेगा। आप एक टाइम देते हो या टाइम वहां से लेते हो। मेन जो पॉइंट है वो ये कि जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके शॉर्ट टर्म होते हैं एसेट्स में, ऐसे ही आउटस्टैंडिंग भी आपकी होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का मतलब
उन एक्सपेंसेस को हमें 1 साल से पहले पहले पे ऑफ करना पड़ता ही है। वो हो गए आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। ऑपरेशन एक्सपेंसेस। ऑपरेशन एक्सपेंसेस हर वो एक्सपेंसेस जो डेली बेसिस पे आपके बिजनेस में होते हैं बिजनेस ऑपरेशंस को बनाए रखने के लिए। ठीक है। एग्जाम्पल में आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का मतलब खर्चा जो आप एडवर्टाइजिंग पे करते हो, बिजनेस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग पे करते हो, प्रोडक्ट की मार्केटिंग पे करते हो, ये होते हैं आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेशन एक्सपेंसेस। ये आपके टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस थे। एक्सपेंसेस आपको सभी टोटल करने पड़ते हैं, रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। क्या निकालने के लिए? प्रॉफिट निकालने के लिए। एक्सपेंसेस आपके स्टार्ट हो जाते हैं फिक्स्ड, वहाँ उसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल के बाद अक्रूड, और अक्रूड के बाद आपके ऑपरेशन एक्सपेंसेस। ठीक है। ये आपके 4 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं। इन्हें हम डिनोट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आपके एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वहां से आपके पास आता है नेट प्रॉफिट। आगे आपको इस पे बहुत डिटेल चैप्टर भी मिलेगा, अभी बस ये टर्म्स आप याद रखिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी तक जो भी पढ़ा सब शॉर्ट टर्म था, सब कुछ शॉर्ट टर्म था कि विद इन अ ईयर पे ऑफ करना या विद इन अ ईयर हमें वहां से पैसे लेना, सब कुछ शॉर्ट टर्म हमने पढ़ लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो 2 साल, 3 साल, 4 साल या 10 साल में सिर्फ आपके पास एक बार ही वो खर्चा होता है। एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा होता है मशीनरी। किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो मशीनरी आप यूज करते हो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनोवेशन या टेक्नोलॉजी की वजह से, इनोवेशन या मार्केट में कोई भी नई टेक्नोलॉजी की वजह से आपको अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग को चेंज करना पड़ा, तो आपको नई मशीनरी परचेज करनी पड़ी। नई मशीनरी परचेज करने का मतलब ये कि हर महीने मशीनरी परचेज करोगे नहीं, एक बार परचेज करोगे और 4-5 साल या जब तक उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होकर 0 नहीं हो जाती है तब तक यूज करोगे। तो ये होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं पर एक बार ही खर्चा करना पड़ता है। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बाद आते हैं आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के अपोजिट। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हमने कोई मशीनरी आज अपने बिजनेस से वेस्टेज पड़ी थी, यूज नहीं आ रही थी, बहुत साल तक आपके पास पड़ी रही, तो आपने उसे सेल कर दिया। क्या ये आपकी रेगुलर इनकम है? नहीं। तो कौन सी इनकम है ये? जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर 4-5 साल 10 साल में एक बार आपको करना पड़ता है, ऐसे ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रिवेन्यू आपके वो इनकम होती है जो आपको 2 साल 3 साल के बाद एक बार आपके पास आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी को सेल किया, वो हो गया आपका रिवेन्यू। ठीक है। अगर कोई प्रॉफिट हुआ उसकी वैल्यू से ज्यादा, अगर आपने उसके कॉस्ट से, कॉस्ट का मतलब हमने प्रिंसिपल्स के अंदर पढ़ा था कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि जितने पे किसी भी चीज को परचेज किया बुक्स में उसकी वैल्यू वही रहेगी। वही रहने के पीछे लॉजिक ये था कि जब आप उसको सेल करोगे तो आप कंपेयर करोगे उसकी परचेज वैल्यू से। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस है वो ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है आपके खर्चे के लिए और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है आपका इनकम के लिए। ठीक है। आगे आज की क्लास में आपको बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये आपकी टर्मिनोलॉजीज थी जो छोटी मोटी और कुछ बच गई होंगी, वो प्रैक्टिकल करते करते या हर टर्मिनोलॉजी के ऊपर आपकी एक अलग यूनिट आपकी सिलेबस में दी गई है, उसके बेसिस पे आपका सारा का सारा सिलेबस चलेगा। ये बहुत छोटा छोटा सा हर चीज का एक आइडिया था बस। हर टर्मिनोलॉजी की एक अलग से यूनिट है, एक अलग से पूरा चैप्टर बनाया हुआ है आपके सिलेबस में। तो अब तक का आप रिवाइज कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।